बस वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिलहाल हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चाइनीज़ रेवोल्यूशन। चाइना में क्रांति कैसे आती है वो देखेंगे। तो फिलहाल हमने बहुत सारे टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्रीज की लगभग सारी ऑलमोस्ट 99% टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। प्लेलिस्ट बना है, आप लोग चैनल पे जा करके एक बार ज़रूर विजिट करें। जो भी टॉपिक आपका छूट गया है वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर ले। तो फिलहाल आपके दो टॉपिक्स बचे हुए हैं। पहला है चाइनीज़ रेवोल्यूशन एंड दूसरा है कोल्ड वार। कोल्ड वार भी आपने सुना होगा, तो कोल्ड वार को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल चाइनीज़ रेवोल्यूशन को ख़त्म करते हैं आज। और आज जो मैं चाइनीज़ रेवोल्यूशन आपको दिखाने पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा होगा और एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आएगी। आज मैं कहानी आपको ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा, जो पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम में, जो आना चाहिए बस उतना बताएंगे, ठीक है। तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन, नाम आप लोग सुन रहे होंगे, चाइना का क्रांति। चाइना में क्रांति कैसे होता है, जैसे कि आपने फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, इंग्लैंड रेवोल्यूशन। हम लोग का 1857 इंडिया में जो रेवोल्यूशन आया था, 1857 की क्रांति, ठीक उसी तरह से चाइना में भी एक रेवोल्यूशन आता है, क्रांति आता है। वहाँ के लोग लाते हैं और चीज़ें बदलती है, कुछ चीज़ में बदलाव आता है, बुरी चीज़ ख़त्म होकर नई चीज़ स्थापित होती है। तो रिवोल्यूशन का सीधा साधा मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है, पुरानी चीज़ों बुराइयों को हटा करके नई चीज़ों को स्थापित करना, उसी को रिवोल्यूशन कहते हैं। तो देखिए चाइना में रिवोल्यूशन कैसे हुआ। चाइना का रिवोल्यूशन आप जब देखेंगे, सबसे पहले आपको 1911 रिपब्लिकन रिवोल्यूशन कहा जाता है, गणतंत्र क्रांति, ठीक है। एक दूसरा जो हुआ था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो चाइना में आप दो दो टाइप्स के रेवोल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पहला वाला जो रेवोल्यूशन हुआ था 1911 में, ऑब्वियस सी बात है 1911 1949 से पहले आता है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। रिपब्लिकन रेवोल्यूशन, अपने नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है रिपब्लिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ होगा। तो देखिए इनका नाम में रिपब्लिक लगा हुआ है। आप लोग भी 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, राइट। तो रिपब्लिक मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि रिपब्लिक का असली मीनिंग क्या होता है। ऐसा देश जहाँ पे रिपब्लिक हो, लॉस वगैरह हो, जो आपका लीडर है इलेक्शन से चुनाए, ना कि वंश के अनुसार चुनाए। यह रेवोल्यूशन के बाद चाइना रिपब्लिक हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, रिपब्लिकन रेवोल्यूशन। इसके पहले चाइना जो था वो डायनेस्टीज़ में खेला करता था, मतलब डायनेस्टीज चाइना में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, सिमिलर टू इंडिया। इंडिया में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डायनेस्टीज, डायनेस्टी को हिंदी में वंश बोलते हैं, जैसे कि मौर्य वंश, गुप्त वंश, बहुत सारे वंश, कर्ण वंश, ढेर सारे वंश हम लोग ने देखे हैं अपने इतिहास में। चाइना में भी सेम था, उन लोग का हिस्ट्री भी हम लोग की सिमिलर ही है। उन लोगों के यहाँ भी बहुत सारे वंश थे, बहुत सारी सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो डायनेस्टीज वगैरह का सिस्टम था, राजा महाराजा का जो सिस्टम था, उसको हटा करके चाइना को रिपब्लिक बनाना, उसी रेवोल्यूशन को हम लोग रिपब्लिकन रेवोल्यूशन कहते हैं, गणतंत्र क्रांति कहते हैं, जो कि 1911 में हुआ था। और इसके जो मेन लीडर थे, मेन हीरो थे, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, उनका नाम था सन यात सेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सन यात सेन, सन यात सेन इसके मेन हीरो थे। इन्होंने ही इस रेवोल्यूशन को लाया, अगर ये ना होते तो ये रेवोल्यूशन ना आता। तो इनके लीडरशिप में चाइना रिपब्लिक बना है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि इनके लीडरशिप में चाइना रिपब्लिक बना 1911 में, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। और इन्होंने जो वहाँ की जो डायनेस्टीज थी उस टाइम के, चिंग डायनेस्टी नाम था उनका, उसको हटा करके राजा का सिस्टम, राजा को बाजा बजा करके इनको हटाया और चाइना को रिपब्लिक बनाया, गणतंत्र बनाया पूरी तरीके से। और बोला कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो इलेक्शन जीतेगा वही राजा बनेगा। चिंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी का और लगा हुआ है मंचू भी कहते हैं। तो मंचू डायनेस्टी या चिंग डायनेस्टी का शासन को उखाड़ फेंका, ठीक है। अब यहाँ पर कोई डायनेस्टी वंश नहीं रहेगा, इनका शासन को पूरे तरीके से उखाड़ फेंक दिया। किन्होंने, सन याट सेन ने, ओके। जब इनको उखाड़ फेंका तो फिर चाइना को रिपब्लिक सेटअप करते हैं, मतलब चाइना में रिपब्लिक सारी चीज़ें होने लगती है, चाइना गणतंत्र हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा पहला लाइन आप लोगों को। अब जब चाइना रिपब्लिक हो चुका है तो चाइना में अब रिपब्लिक होने के बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के बाद सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो लीडर थे, लीड कर रहे थे, सब लोग बोलेंगे आप ही नेता क्यों नहीं बन जाते। तो सारे जो जनता थी इनको लीडरशिप जो कर रहे थे उन्हीं को प्रेसिडेंट आगे चल के बना देती है, ठीक है। सन याट सेन जो थे वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने चाइना के।
क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक चाइना, 1911 में कौन बने थे? तो सन याट सेन जो थे 1911 में प्रेसिडेंट बने थे चाइना के। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है युआन शिखाई, ये कौन है? ये बोल सकते हैं ये एक तरह का आर्मी जनरल था। आर्मी में एक पद होता है जनरल का, तो वही ये आर्मी जनरल था और इसमें पूरी की पूरी आर्मी इसके कंट्रोल में थी। पूरा आर्मी को कंट्रोल अकेले कर रखा था इन्होंने। और साथ में ये लोग थे सन याट सेन। सन याट सेन के टाइम पे यह युआन शिखाई था। चाइना के दो पार्ट में उस टाइम पे बटा हुआ था। जो युआन शिखाई जो है ये चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है, चाइना का जो नॉर्थ वाला पार्ट है इनके पास था, और चाइना का जो साउथ वाला पार्ट है वो इनके पास था। नॉर्थ में ही बीजिंग पड़ता है, तो नॉर्थ वाला पार्ट युआन शिखाई के पास था और सन याट सेन के पास साउथ वाला पार्ट था, नीचे वाला। ठीक है, नॉर्थ साउथ तो समझते हैं आप लोग। तो इस तरह से इन्होंने ऐसा दबाव डाला युआन शिखाई ने कि बेचारे सन याट सेन को अपना प्रेसिडेंट का पद रिजाइन मारना पड़ा। ठीक है, प्रेसिडेंट जो थे सन याट सेन ने ऐसा सोचा सारा का सारा पावर युआन शिखाई के हाथ में है, हमें रिज़ाइन ही मार देना चाहिए। हमारे देश के लिए, चाइना के लिए यही अच्छा होगा कि अगर हम रिज़ाइन कर देते हैं तो ये युआन शिखाई भी ठंडा जाएगा, इसको भी जो मन की शांति मिलेगी और ये जो चाहता है ये भी हो जाएगा। और इनका ये भी कहना था हमारी जितनी तगड़ी आर्मी होगी उतना अच्छा हमारा चाइना होगा। तो इस तरह का सोच था, इसीलिए इन्होंने रिज़ाइन करा और इन्होंने बोला इसको ही चलाने देते हैं, चाइना को यही चलाएगा और हमारी सैनिक दिन पे दिन और तगड़ी होगी, उसके बाद देखा जाएगा युआन शिखाई का करना क्या है। तो युआन शिखाई को बस इसलिए इन्होंने चलाने दिया, सत्ता दिया, क्योंकि ये युआन शिखाई जो था एक बहुत ही तगड़ी कुशल सैनिक था और इसकी सेना बहुत तगड़ी थी। फिर ये 1912 से 1916 तक पूरे चाइना को संभालता है, देखभाल करता है। लेकिन वही वाला बात है, युआन शिखाई आगे चल चल के तानाशाही का रूप ले लेता है, इम्परर अपने आप को घोषित कर देता है। ये जो सन याट सेन, इनका कहना था कि तुम काम कर रहे हो जो ठीक कर रहे हो, लेकिन जैसे कर रहे हो वैसे करते रहना। लेकिन ये बाद में जाके बदल जाता है, अपने आप को एम्परर घोषित कर सकता है, जो कि याट सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। याट सेन के सिंपलिस्टिक सिद्धांत थे। इनका कहना था हमारे देश में डायनेस्टीज वगैरह नहीं होगी, राजा वगैरह का सिस्टम नहीं होगा, एम्परर नहीं होगा, और हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश होगा, रिपब्लिक देश होगा। यहाँ पर आम जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, राइट टू पीपल होगा, राइट टू स्पीक, राइट टू जो भी हो, सभी सारी चीज़ें होगी आम जनता के लिए। लेकिन ये बाद में युआन शिखाई सब रूल को तोड़ देता है, इनके सारे सपनों को चूर कर देता है और अपना ही चलाने लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। फिर आगे चल कर के युआन शिखाई 1916 तक इसका समय रहता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये चल जाता है तो फिर क्या होता है, तो उस समय चाइना में एक बहुत ही ख़राब स्थिति आ जाती है। ना तो आप डायनेस्टी था, डायनेस्टी जो था उसको तो याट सेन ने हटा दिया था, तो यहाँ पर कोई राजा न था। और यहाँ पर ये जो आर्मी वाला जो तानाशाह था, एम्परर था, अपने आप को बड़ा बता रहा था, ये भी जा चुका था। याट सेन को तो पहले ही रिज़ाइन मार दिया, याट सेन तो पहले ही जा चुके थे। तो चाइना में उस समय पे कोई भी चाइना पे शासन करने वाला लीडर नहीं था। तो चाइना में बोल सकते हैं चाइना बिना लीडर का चल रहा था उस समय पे, और वही समय को वारलॉर्ड एरा कहते हैं। वारलॉर्ड एरा को आप इस तरह से समझ सकते हैं, चाइना में उस समय पे चाइना को संभालने वाला कोई नहीं था। तो पूरा जो चाइना था ना, मान ले जाइए ये चाइना है आपका, तो पूरा चाइना को संभालने वाला कोई नहीं था। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे वारलॉर्ड आए, वारलॉर्ड फिर चाइना को संभालते हैं। वारलॉर्ड बोल सकते हैं बाहुबली, अपने अपने मोहल्ले का बाहुबली होता है। जब आप रहते हैं, जो भी मोहल्ले रहते हो, तो आपके मोहल्ले में भी कोई होगा दबंग टाइप का, उसका ही चलता है पूरा मोहल्ले में, उससे सब डरता है। तो वही बहुत सारे बाहुबली हुए, मतलब इस एरिया में जो बाहुबली था बोला इतना एरिया मेरा है, मेरा एरिया में कोई घुसेगा जान मार देंगे। यहाँ का बाहुबली बोला इतना एरिया मेरा है, इधर का बाहु बोला इतना एरिया मेरा है। इसी तरीके से कर करके ढेर सारे एरिया में चाइना बट गया, सब अपना अपना हथियार लिया। ये बाहुबली ने अपना विभाजन कर लिया, चाइना इस तरह से बैठ गया, लीडर था नहीं।
फिर धीरे धीरे ये सन याट सेन तो जो थे पहले प्रेसिडेंट जिन्होंने 1912 में केएमटी की स्थापना करी थी, वो फिर आते हैं नीचे से और ये सभी को हटाते हैं। वारलॉर्ड का जो एरा है उसको ख़त्म करते हैं। तो ये वारलॉर्ड एरा जो था, बाहुबली लोग का एरा, 1916 से 1918 पीरियड को हम लोग वारलॉर्ड एरा कहते हैं, मतलब 2 साल तक चलता है। उसके बाद सन याट सेन इस सब का मजा चखा देते हैं, वारलॉर्ड एरा, वारलॉर्ड को ख़त्म कर देते हैं बाहुबली जाओ भाड़ में। क्योंकि जो सैनिक वगैरह था युआन सिखाई का, वो सभी बचा हुआ था, मरा तो ये था ना, इसका सैनिक थोड़ी मर गया था। तो सन याट सेन इसका सैनिक पे शासन करते हैं और इसका सैनिक की मदद से इस सब वारलॉर्ड को हटाते हैं। फिर आगे चल के देखिए क्या क्या होता है। तो वही सारी लिखी गई है। 1916 से 1918 वारलॉर्ड एरा कहा जाता है। जनरल लोग पूरा पावर कंट्रोल सीज कर लिए थे, ठीक है। देन आगे समझते, ये आपको समझ गए होंगे, सारे लाइन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जब ये रिपब्लिक बना देते हैं, सन याट सेन चाइना को रिपब्लिक बनाने के बाद पहला इलेक्शन जीतते हैं, पहला प्रेसिडेंट बनते हैं। पहला प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके लिए एक पार्टी का गठन करते हैं, उस पार्टी का नाम रखते हैं KMT। KMT इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए क्या होता है, ये लिखा हुआ है आप लोगों का। इसको KMT को हम लोग फुल फॉर्म में अगर पढ़े तो इसको बोलते हैं क्यो मिंग तोंग, ठीक है, क्यो मिंग तोंग। तो नाम थोड़ा उटपटांग है, आप लोग 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। क्यों मिंग तांग, क्योंकि चाइनीज़ है ना, तो चाइनीज़ वाले चाइनीज़ तरीके से अपना नाम रखे थे। तो देन आपसे अगर पूछा जाए किन्होंने KMT का स्थापना किया, KMT पार्टी लाने वाले कौन हैं, तो अगेन जो यहाँ पर लीडर थे वही हैं, सन याट सेन ने ही इस पार्टी का गठन किया और पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और इसको हम लोग KMT को नेशनलिस्ट भी कहते हैं और फॉर्म्ड बाय सन याट सेन 1912 में इस पार्टी को सन याट सेन बनाते हैं, वही लिखा हुआ है। और यह जो पार्टी है पूरे चाइना को फिर देखभाल करने लगती है, गवर्न करने लगती है, पूरे चाइना को कंट्रोल करने लगती है। लिखा हुआ है वॉज ट्राइंग टू गवर्न चाइना एंड कंट्रोल द जनरल्स हु वेयर बिजी इन फाइटिंग टू ईच अदर। जो भी आपस में लड़ाई वगैरह कर रहे थे उन लोगों को, जो अब ये पार्टी बन चुका है, ये पूरे चाइना का देखभाल करना इनका फ़र्ज़ है। तो जो भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, फाइटिंग विथ ईच अदर, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। द KMT लीडर्स वेयर सन याट सेन एंड आफ्टर हिज डेथ जनरल चियांग काई शेक। जब ये मर जाते हैं तो इनका जो सक्सेसर आता है, इनका गद्दी संभालने वाला जो आता है, उनका नाम होता है चियांग काई शेक। चियांग काई शेक सन याट सेन की गद्दी को संभालता है, KMT को संभालता है। KMT जो इनका पार्टीज था, पॉलिटिकल पार्टीज, उसको संभालता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सन याट सेन थे, पहले प्रेसिडेंट का मृत्यु कब हुआ, तो 1925 में होता है उनका डेथ, ठीक है। 1925 में इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद चियांग काई शेक बनते हैं अगले KMT लीडर, ठीक है। और जो ये हैं सन याट सेन 1912 में ही इस KMT को बनाया था और लिखा गया ऊपर में देखिए, However, first President Sun Yat-sen resigned in 1912 in the favor of strongman युआन सिक्वाई। फिर ये रिज़ाइन भी मार देते हैं 1912 में। लेकिन ये रिज़ाइन मार देते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि अपने पॉलिटिकल पार्टी जो इन्होंने KMT बनाया उससे रिज़ाइन मारे, नहीं, इन्होंने अपने पोस्ट को रिज़ाइन मारा है। जो ये प्रेसिडेंट बने थे बोले अब नहीं रहेंगे हम। रिज़ाइन मारना मतलब होता है खुद से, समझ गए। अब आगे के लाइन समझ से देखिए, जैसे ही KMT बना, धीरे धीरे जब समय बीता तो एक और पॉलिटिकल पार्टीज आ गया आपके चाइना में। अब 2 पॉलिटिकल पार्टीज, अब एक किचन में 2 बर्तन रहते तो ढक ढुक तो करता ही है। अब 2 पॉलिटिकल पार्टीज आ गया होगा, देखिए कैसे फिर गृह युद्ध हो जाता है, इन लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे में लिखा हुआ सारे चीज़। द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग CCP बोलते हैं। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, आप लोग को भी पता होगा, साम्यवादी देश है, ठीक है। जैसे कि रसिया है, रसिया का जो कम्युनिज़्म है, चाइना का कम्युनिज़्म है, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट भी है। तो कम्युनिज़्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पिछली वीडियो में जब रशियन रेवोल्यूशन मैंने पढ़ा रहा था, आप उसमें जाके देखिएगा, काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया हमने। फिलहाल यहाँ पर कम्युनिस्ट हम लोग समझते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस KMT। तो ये दोनों जो है ना आपस में फिर आगे चल करके, शुरुआत में क्या होता है, जब ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी था CCP, ये KMT के साथ मिल करके काम करने लगा।
सबसे पहले कौन बना? सबसे पहले 1911 में के 1912 में, सॉरी 1912 में केएमटी आया। फिर 1921 में, 1912 से लगभग बोल सकते हैं 9 साल बाद 1921 को सीसीपी का गठन होता है, सीसीपी फाउंड होता है, मतलब आता है पिक्चर में। तो फिर क्या करता है, शुरुआत में ये जो बाद में आया है सीसीपी, वो इनके साथ मिलकर काम करता है, केएमटी के साथ मिलकर के काम करता है, अच्छे से काम करता है। लेकिन दिन पे दिन ये जो सीसीपी वाला है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो लोग हैं, उनकी विचारधाराएं बदलती जाती है। उनको लगता है अब हम अकेले ही काफ़ी है, केएमटी की मुझे ज़रूरत नहीं है, केएमटी बाहर में जाए। ये लाइन को समझिए, द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1921। क्वेश्चन आता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कब बनाया गया, कब फाउंड हुआ था? 1921 में हुआ था। एट द फर्स्ट कॉपोरेटेड, मैंने जो बोला पहली सब शुरुआत में इन्होंने कॉपोरेट किया, केएमटी के साथ इन्होंने तालमेल चला मिला करके इन्होंने कामें करी। कॉपोरेटेड विद केएमटी इन इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द वॉरलॉर्ड्स। ठीक है, इन्होंने जो वॉरलॉर्ड्स कौन है, जो डायनेस्टीज वगैरह थे, जो वॉरलॉर्ड्स से इनकी लड़ाई हो रही थी केएमटी की, उनका साथ दिया इन्होंने सीसीपी वालों ने। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सीसीपी वाले केएमटी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, 1927 का समय आता है। देखिए 1921 को ये बना, फिर 1927 का समय आता है। 1927 में केएमटी पार्टी ने साम्यवादी पार्टी जो था, कम्युनिस्ट पार्टी, जितने भी लोग थे उसको अलग कर दिया, बोला तुम जाओ भाड़ में जाओ, ज़्यादा उछल रहा है। तो इस तरह से दोनों अलग हो गए। अभी दोनों अलग होंगे तो मतभेद तो होगा। जैसे कि आप ही दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपका दोस्त एंड आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपकी मित्रता बहुत गहरी है, लेकिन किसी एक फुट की वजह से या फिर किसी एक कारण की वजह से, बहुत बड़ी कारण हो सकती है, जिससे आप दोनों में बहुत कट्टर दुश्मनी हो गई। अभी कट्टर दुश्मनी हो जाती है तो दोनों के प्रति आप उसको हेट करेंगे, वो आपको हेट करेगा, कभी प्यार वाला भावना आएगा ही नहीं। तो इस तरह से सीसीपी और केएमटी के बीच भावना पैदा हुआ, दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ी, और ये 1927 में ये अलग हुआ था, दोनों आपस से दोनों अलग हुआ। केएमटी वालों ने सीसीपी वालों को अलग किया। 1928 में जाके ये दोनों लड़ जाता है। 1 साल लगाता है, 1 साल थोड़ा आग जलाता है सीने में, और 1928 में फिर जाके ये दोनों लड़ जाता है। और वहाँ पे चाइना में फिर गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। गृह युद्ध को सिविल वार कहते हैं इंग्लिश में। तो गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तो फिर देखिए क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। आगे वाला जो लाइन लिखा हुआ है, केएमटी ग्रेजुअली स्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर मोर एंड मोर ऑफ चाइना, इट फेल स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू विदाउट द हेल्प ऑफ कम्युनिस्ट एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय देम। देखिए कारण बताया गया है कि कम्युनिस्ट सीसीपी वालों को अलग केएमटी ने क्यों करा, क्योंकि ये अपने आप को देखिए कंट्रोल, ये ऑल ओवर चाइना इनका कंट्रोल हो चुका था। केएमटी वाले का दबदबा था ऑल ओवर चाइना, और इनको ऐसा एहसास होने लगा था हमको कम्युनिस्ट सीसीपी का हेल्प नहीं चाहिए, हम लोग अकेले काफ़ी हैं। इस तरह से कम्युनिस्ट को अलग किया जाता है। विदाउट द हेल्प ऑफ कम्युनिस्ट वी कैन राइज, वी कैन कैप्चर ऑल चाइना। इस तरह का मेंटेलिटी था केएमटी वालों का, और सीसीपी वालों का भी थोड़ा सा बोल सकते गलती था। एंड लिखा हुआ एंड इट ट्राई टू डिस्ट्रॉय देम। अब दोनों में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, कम्युनिस्ट सीसीपी वाले एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। फिर 1928 में गृह युद्ध स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया ही, याद रखिएगा। 1927 में ये दोनों अलग हुए थे, 1928 में इन लोगों के बीच सिविल वॉर, गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। आगे लाइन जो लिखा हुआ है, द कम्युनिस्ट अंडर द लीडर ऑफ माओ से तुंग, जो है माओ से, इसको टी को साइलेंट रहता है, ठीक है, माओ से तुंग पढ़िएगा, टी नहीं पढ़िएगा बीच में। माओ से तुंग जो था, कम्युनिस्ट पार्टी जो था, सीसीपी का लीडर था। सीसीपी का लीडर कौन था? माओ से तुंग। ओके, तो इसको हम लोग, और इसका दूसरा नाम भी है माओ जेडोंग, माओ जेडोंग, जो आपको अच्छा लगे। कोई एक ये वाला ज़्यादा एग्जाम में आता है, यही वाला याद करिएगा। तो ये जो रिएक्शन इन्होंने दिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, रिएक्शन दिया। इन्होंने बोला सीसीपी को केएमटी से अलग क्यों किया, उसके लिए इन्होंने काफ़ी जो शॉकिंग रिएक्शन होता है उस तरह का इन्होंने रिएक्शन दिया, और गुस्साए, बोले केएमटी ज़्यादा उछल रहा है, हम लोगों को अलग करके अच्छा नहीं किया है। माओ से तुंग जो था कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। माओ से तुंग एक बोल सकते कट्टर कम्युनिस्ट था। जैसे कैसे इंडिया में बोलते कट्टर हिंदू,
ये भी एक तरह से कट्टर मतलब बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा कम्युनिस्ट को मानने वाला था। इसको इसके रग रग में कम्युनिस्ट बसा हुआ था। तो इन्होंने माओ से तुंग ने इनका बदला लेता है KMT वालों से। क्या करता है कम्युनिस्ट वालों ने, इन्होंने इस तरह का किया ना, माओ से तुंग जो था उन्होंने एक कट्टर कम्युनिस्ट कहा जाता है और यह कम्युनिस्टों के दमन के लिए चीन यांग फ्राइके की साम्यवादी कमांड ब्लू शर्ट आर्मी का गठन करता है। COMMAND कमांड ब्लू शर्ट आर्मी, तो स्पेलिंग आता ही होगा। तो ये जो थे बहुत ही कट्टर, जो माओ से तुंग थे, बहुत ही कट्टर कम्युनिस्ट थे। इन्होंने इसका जो है रिएक्शन दिया और इसके मुंह तोड़ जवाब दिया KMT वालों को। इन्होंने 6000 माइल लॉन्ग मार्च मतलब होता है पैदल यात्रा, मार्च मतलब पैदल यात्रा, दांडी मार्च आपने सुना होगा इंडिया में, उसी तरह से लॉन्ग मार्च निकाला इन्होंने। 6000 माइल्स लॉन्ग मार्च किया। 1934 जो समय बताया गया 1934 अक्टूबर महीने में इन्होंने किया। टू फॉर्म ए न्यू पावर बेस ऑन द नॉर्दर्न चाइना, चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर एक नया कम्युनिस्ट पावर को पैदा करने के लिए ऐसा इन्होंने 6000 माइल लॉन्ग मार्च किया। ठीक है, ये भी चाहते थे अभी KMT से हम अलग हो चुके हैं तो ये जो CCP है इसका वर्चस्व हो पूरे चाइना पे, तो इन्होंने ये पहला स्टेप लिया इसके खिलाफ और इन्होंने 6000 माइल लॉन्ग मार्च किया 1934 से लेकर के 1935 तक। ठीक है, अक्टूबर महीने में। फिर ऐसे मैंने बताया 1928 में इनके बीच सिविल वार स्टार्ट हो जाता है। तो सिविल वार ड्रैग्ड ऑन, सिविल वार जो है ड्रैग्ड ऑन मतलब चलते रहता है, समय के साथ ये बढ़ते जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, मतलब बहुत ही बद से बदतर हो जाता है। शुरुआत में छोटी मोटी लड़ाई होती है, समय के साथ लड़ाई बढ़ते जाती है। बाई जापानीज, देखिए आगे में जापानीज का भी रोल आ जाता है। मैंने आपको मिलिट्रिज्म इन जापान का एक लेक्चर बताया था, उसमें आपने देखी होगी जापान जो है पूरे चाइना पे कब्जा करना चाहता था। जापान ठीक इसके बगल में है। ठीक है, तो जापान जो है ना इस लड़ाई में कूद जाता है। ये बेचारा अपने लड़ रहा है, दोनों CCP वर्सेस KMT चल रहा है, अब बीच में धीरे जापान आके खेल खराब कर देता है। जापान इस लड़ाई में कूद जाता है, तो इस लड़ाई को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है जापान वाले, जापानीज़ वाले। और जापान के लोग बड़े खतरनाक थे उस टाइम पे, इनकी जो मिलिट्री थी बहुत तगड़ी थी। इन्होंने चाइना का जो एक जगह है मैनचूरिया, उस पर कब्जा कर लिया था बहुत ही आसानी से। और जापान का जो प्लान था पूरे चाइना मेरा हो इस फिलहाल, लेकिन ये जो इसका सपना था सपना ही रह गया। और आज के भी देश में देखते होंगे, न्यूज़ में आप पढ़ते होंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स आप देखते होंगे तो देखते हैं जापान और चाइना एक दूसरे का बहुत ही कट्टर दुश्मन है। जापान और चाइना एक दूसरे का दोस्त कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने 1920, 1924, 30 के जो समय काल है उसमें इन्होंने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हमला किया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। जैसे भारत और पाकिस्तान दोस्त नहीं हो सकता, सेम जापान और चाइना दोस्त कभी नहीं हो सकता। देखिए कॉम्प्लिकेटेड बना करके फिर क्या करता है जापान जो है, इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण कर देता है चाइना पे। ये लड़ाई की जो गुत्थी है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, और ये जो इन्वेजन करता है 1937 में करता है, 37 में करता है। उसके बाद ये जो चाइना है इसका लड़ाई जो है ना सिर्फ जापान वालों से था, वर्ल्ड वार में भी ये इन्वॉल्व था एक तरीके से। फिर आगे का लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछला ही वीडियो था मेरा, जस्ट कल मैंने उसको अपलोड करा है। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में चाइना को किस तरह से फ़ायदा हुआ वो देखिए। देखिए जापान जो था द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर की तरफ से लड़ रहा था। एक्सिस पावर को हिंदी में धुरी राष्ट्र बोलते हैं। तो जापान जो है जाके अमेरिका के जो आइलैंड था, ठीक है, आइलैंड पे एक पर्ल हार्बर नाम का जगह है, हवाई आइलैंड पे, वहाँ पे जाके ये अटैक कर देता है, उनकी सारी वायुसेना को उड़ा देता है बम से। अमेरिका वाला का जो हवाई अड्डा था पर्ल हार्बर हवाई आइलैंड पे, उसको उड़ा दिया भी जापान वाला। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये सारी घटनाएं होती है। तो ये जो आपका अमेरिका भैया हैं, अमेरिका भैया जापान को इतना ना मारते हैं, इतना ना मारते हैं कि वो पानी पीने के काबिल, उठकर पानी पीने के काबिल नहीं रहता है। 2-2 बम गिराता है किस पे, जापान पे।
ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, एक हिरोशिमा पे एक नागासाकी पे, ये दोनों आइलैंड है जापान के, दोनों पे बम, एटॉमिक बम गिराता है अमेरिका, पूरा बर्बाद हो जाता है जापान। जब जापान में पूरा बर्बाद हो गया तो इसके हाथ से चाइना भी निकल जाता है। अब वही सारी चीज़ें लिखी गई है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापान की हार हो जाती है तो चाइना से इसका भी हाथ धो बैठता है, क्योंकि अब ये जापान इतना ना कमज़ोर हो जाता है कि इसको चाइना वाले भी थुर के चल जाते हैं। जो चाइना वाला जो इनसे कमज़ोर था, कमज़ोर भी आके थुर के चल जाता है। तो चाइना बेसिकली मौके का फ़ायदा उठाता है, देखता है जापान अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वार में कुटाया है, पिटाया है अमेरिका से, अभी इसका हालात ख़राब है, चलो चाइना को वापस ले आओ, चाइना पे जो जापान कब्जा किया है, जापान को भगाओ चाइना से। तो चाइना इसका फ़ायदा उठाता है। ठीक है, द KMT एंड CCP कंटिन्यू टू फाइट इट आउट। KMT और CCP जो है अपने में लड़ाई करते रहता है। देखो, KMT और CCP जो लड़ाई कर रहा था चाइना में, इसका अलग ही दुनिया था। जापान इधर से चाइना पे पूरा अटैक कर रहा है, चाइना को कब्जा कर रहा है, KMT CCP वाले अपने में लड़ाई में लगे हुए हैं। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। जापान इसी का फ़ायदा उठाता था। जापान की ना कहता था, जापान के जो नेता थे उस समय पे हिरोहितो, उनका कहना था कि चाइना वकलोल है, ये अपने में गृह युद्ध कर रहा है, अपने में लड़ रहा है, तो इसकी हालत जो है अपने में ख़राब है। ठीक है, तो चलो ये लोग बिजी है अपने में लड़ने में, हम इधर चाइना को कब्जा लेते हैं। इधर ही लड़ रहा है, उधर चाइना इसके हाथ से जा रहा है। तो इन दोनों जो बकवा था, CCP KMT, ये दोनों को मिल करके जापान को मारना चाहिए था, कूटना चाहिए था। तो ये दोनों तो अपने में बिजी है, तो मारे जापान को क्यों मारेगा? जापान को मारता है अमेरिका, और अमेरिका इतना मारता है कि जापान का बद से हालत जो है बद से बदतर हो जाता है, और मजबूरन जापान के हाथ से चाइना चला जाता है, क्योंकि उसका हालत बहुत ख़राब हो गया था। तो चाइना को छोड़ना पड़ता है, जापान छोड़ देता है, बोलते जाओ। आगे लिखा गया है, चियांग काई शेक हैड हेल्प फ्रॉम USA, बट इन 1949 इट वाज माओ से तुंग एंड कम्युनिस्ट वाज फाइनली ट्रायम्फ्ड। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत। तो ये KMT एंड CCP के लड़ाई में कौन जीतता है? KMT जीतेगा कि CCP? तो फाइनली CCP जीतते हैं, कम्युनिस्ट जीतता है। और कम्युनिस्ट जीतेगा तो 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? CCP जीत गया है तो वो अपना रेवोल्यूशन ले आता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। अब चाइना में कम्युनिस्ट साम्यवादी चीज़ें होंगी, और जितनी भी चीज़ें चलेगी, सरकार होगी, सारे की सारे कम्युनिस्ट होगी। कम्युनिस्ट में मात्र एक सरकार होती है, मात्र। वहाँ पे कम्युनिस्ट में जो भी कंट्री कम्युनिस्ट होगा वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होगी, सिर्फ एक। हमारे इंडिया में कम्युनिस्ट नहीं है, हमारा इंडिया है डेमोक्रेटिक है, इसलिए हमारे इंडिया में BJP, कांग्रेस, फलाना ढेकना ढेर सारी पार्टीज है। चाइना में जाकर देखिए तो चाइना में 10-15 पार्टीज आपको मिल जाएगा, मात्र एक पार्टी मिलेगा चाइना का, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, CCP। तो फाइनली ये जो है हमारे KMT हार जाते हैं भैया, और CCP जीत जाता है। CCP जीतेगा तो चाइना को कम्युनिस्ट बनाएगा ही, क्योंकि CCP का फुल फॉर्म ही होता है कम्युनिस्ट। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया। चियांग काई शेक हैड हेल्प फ्रॉम USA, बट इन 1949 इट वाज माओ से तुंग एंड अ कम्युनिस्ट हु फाइनली ट्रायम्फ्ड। देखिए, चियांग काई शेक जो थे नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट बोले तो KMT को ही नेशनलिस्ट हम लोग बोलते हैं। तो इनको KMT को या चियांग काई शेक को इनको साथ मिल रहा था USA का। तो USA का साथ मिल रहा था, जो अमेरिका जो था उनका साथ मिल रहा था चियांग काई शेक का। ठीक है, तो इनको जीतना चाहिए था, क्योंकि इनको तो USA जैसे पावरफुल कंट्री का साथ मिल रहा था ना। नेशनलिस्ट जो थे, KMT को USA का साथ मिला, फिर भी हार गया। हारा इसलिए क्योंकि ये जो माओ से तुंग हैं, माओ से तुंग को रसिया का साथ मिल गया। ठीक है, उस समय वर्ल्ड में दो ही सुपर पावर हुआ करती थी, एक अमेरिका, एक रसिया। तो अमेरिका को साथ इनका मिला, रसिया का साथ इनको मिला। अब इनके पास जो है बहुत सारी, रसिया ने इनको बहुत सारी सेना, बहुत सारे जो होती है मिलिट्री में वेपन्स, जो हथियार होते हैं, बहुत सारे दिए। तो रसिया ने इन्हों इतना ना कम्युनिस्ट को दे दिया कि कम्युनिस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, और लास्ट में
यही कम्युनिस्ट जो है ट्रायम्फ कर जाते हैं, मतलब जीत जाते हैं। इसी तरीके से KMT हार जाता है, KMT हारता है तो इसको फिर भागना पड़ता है, चाइना छोड़ के भागना पड़ता है। और चाइना छोड़ के जब ये भागता है तो कहाँ पे जाता है, फोर्मोसा में चला जाता है। फोर्मोसा पे जाके इसको रहना पड़ता है। और फोर्मोसा तो वो उस टाइम का नाम था, उसी फोर्मोसा को हम लोग आज ताइवान कहते हैं। ताइवान देखिएगा चाइना के ठीक बगल में एक आइलैंड है। इस तरह से आप लोग KMT वाले अपना जान बचा के फोर्मोसा चल जाते हैं, ताइवान पे रहने लगते हैं। वही वाला लाइन लिखा हुआ है, चांग काई शेक एंड हिज सपोर्टर्स फेल टू द आइलैंड ऑफ ताइवान। इनके जितने भी सपोर्टर थे चांग काई शेक सब बढ़िया बिस्तर बांध के ताइवान पे चले जाते हैं। ताइवान का भी एक अपना अलग अभी चल रहा है। ताइवान को कब्जाना चाह रहा है चाइना। ताइवान चूँकि अभी के डेट में स्वतंत्र देश है, लेकिन हथियारने की सोच रहा है चाइना। और चाइना जो है कहता है ताइवान को हम कोई कंट्री नहीं मानते, मेरा ही पार्ट है। इस तरह का नीति है चाइना का। वो तो अभी इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो जाएगी। फिर 1 अक्टूबर 1949 को चीन को कम्युनिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट स्टेट घोषित कर दिया जाता है। और जब ये घोषित कर दिया गया, अब चीन को पूरी तरीके से कम्युनिस्ट बता दिया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट CCP वाले जीत चुके थे, KMT वाले हार चुके थे। एट द एंड चाइना में बचा कौन, CCP वाले कम्युनिस्ट। तो चाइना को कम्युनिस्ट होने से कोई रोक नहीं सकता था। और इसको रसिया का साथ भी मिल रहा था, रसिया अपने आप में एक कम्युनिस्ट कंट्री था। तो इस तरीके से 1 अक्टूबर 1949 को चाइना को कम्युनिस्ट घोषित कर देते हैं। और चाइना को कम्युनिस्ट घोषित करने के बाद चाइना के जो लीडर बनते हैं आगे चल के, वो इनके जो लीडर थे लड़ाई में जो साथ लड़ रहे थे, माओ से तुंग को ही CCP का लीडर बनाते हैं। और ये CCP का लीडर कब तक रहते हैं, 1976 तक। हम 46 बोलने वाले थे, अब लोग ध्यान दीजिएगा। 1976 तक ये जो है इनके जो लीडर थे, जिन्होंने ये इनको जितवाया था, माओ से तुंग इनके लीडर रहते हैं इतने टाइम तक। और इनका क्योंकि यहाँ पर 1976 में इनकी डेथ हो जाती है, ये चल बसते हैं और यहाँ पर इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। और आज के डेट में भी आप देखेंगे 1976 क्या 2022 में भी चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इसी तरह से फिर आगे चल के चाइना वगैरह अपना काम करता है। चाइना वगैरह 1961 में भारत से उलझ जाता है, भारत पे हमला कर देता है। वो तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, भारत पे इंडो चाइना वार, साइनो चाइना, इस तरह से लड़ाई होता है, वो देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक और पॉइंट्स है वो देख लीजिएगा। चीन में एक जॉन रो थे, जॉन रो, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने चाइना को ओपन डोर सिस्टम के तहत खोल दिया। मतलब चाइना को खुले द्वार नीति अपनाया। इसमें इस नीति के अकॉर्डिंग क्या था ना, चाइना अभी पूरे तरीके से खुला हुआ है। अब जो लोग यहाँ चाइना में आके व्यापार करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाइना में कर सकते हैं, पूरा आज़ादी है सबको। तो बहुत सारे दोस्त ने यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया बनाई। आज की डेट में चाइना कितना ज़्यादा डेवलप है आप लोग जानते ही होंगे। तो पूरे वर्ल्ड के लिए ये अपने आप चाइना को खोल दिया। अब चाइना में पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के डेट में ऐसा नहीं होता था, इसलिए चाइना बहुत पिछड़ा हुआ था। चाइना में जब डायनेस्टीज थी या फिर और भी लोग थे, KMT CCP आने के पहले, तो वो लोग इतना डेवलप नहीं थे। वो पुरानी ऑटोक्रेटिक्स नीति पे चलते थे। सब यहाँ पे बंदूक से गोली उड़ा रहा है, तोप उड़ा रहा है, ये सब तलवार से भांजते थे। तो बहुत ही पीछे हुए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही कम्युनिस्ट बना, धीरे धीरे ये डेवलप हो जाता है। चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। और एग्ज़ाम्पल आज आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप है इंडिया से। तो इस तरीके से ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। हम लोग अगली वीडियो में कोल्ड वार के साथ मिलेंगे। कोल्ड वार भी एक छोटा टॉपिक है, उसको भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।